Good morning and welcome everyone. So this is lecture number 7 and we will be continuing the properties of material. Okay, so next important property is hardness. So what do you mean by hardness? So basically hardness can be defined as, just wait for a minute. So hardness it can be defined in a way that it is the resistance offered by the surface against abrasion, scratch and indentation, right? So basically hardness is a surface property. ओके, और जैसे भी आपकी सरफेस है, ठीक है, उसमें आप अगर एब्रेजन करो, स्क्रैचिंग करो या इंडेंटेशन करो, सो उसके अगेंस्ट जो मटेरियल की सरफेस रेजिस्टेंस ऑफर्ड करती है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं हार्डनेस। और जितना ज़्यादा कोई भी मटेरियल की सरफेस रेजिस्टेंस ऑफर करेगी तो उसका समझ लीजिए उसकी हार्डनेस उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये एक कोई मेटल पीस है ना, उसकी ये सरफेस है और उस पर क्या है, इस तरह से पिन पॉइंटेड एक टूल से हम क्या करना चाह रहे हैं, इंडेंटेशन करना चाह रहे हैं। ओके, तो ऑब्वियसली हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, और ये मटेरियल क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस शो करेगा फॉर दिस इंडेंटेशन। ओके, सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम यहाँ से जो वैल्यूज़ है हार्डनेस की वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस इंडेंटेशन को करने के लिए कितना हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, दैट एफ विल बी कैलकुलेटेड। ओके, और उतना फोर्स अप्लाई करने पर हमारा जो इंडेंटेशन है, व्हाट इज़ द यू कैन से डेप्थ और द शेप ऑफ दैट इंडेंटेशन। ओके, और यू कैन से द सरफेस एरिया ऑफ द इंडेंटेशन। सो बाय दीज वैल्यूज वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। ओके, सो हर मटेरियल की हार्डनेस की वैल्यू अलग होती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो ये है दैट इट्स ए सरफेस प्रॉपर्टी। ओके, हार्डनेस इज ए सरफेस प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि इट टोटली डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल। ओके, इसका मीनिंग ये भी है कि अगर आप मटेरियल की सरफेस को चेंज कर देते हो, किसी भी तरह से इम्प्रूव कर देते हो, तो उसकी हार्डनेस भी चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा वुड है, हमारा टेबल है, ठीक है, वुड का टेबल है ये। ओके, अब इसके ऊपर जैसे ये प्लाई या सनमाइका हम चिपका देते हैं, राइट। सो इसका मतलब ये है कि ये प्लाई या सनमाइका की जो शीट है वो बेसिकली कुछ मिलीमीटर की या मीन्स लेस देन 1 मिलीमीटर की शीट है वो। ओके, मीन्स उसको चिपकाने से भी क्या हो रहा है, सरफेस पूरी तरह से चेंज हो जा रही है। तो सरफेस चेंज होने की वजह से क्या होता है कि आपकी हार्डनेस की वैल्यू उस सरफेस के लिए चेंज हो गई। भले ही आपका जो आपने उसके ऊपर कोटिंग चढ़ाई है, कुछ भी किया है, वो भले ही आपका मीन्स मिलीमीटर में और इवन नॉट इवन 1 मिलीमीटर भी हो, तभी भी आपकी जो हार्डनेस की वैल्यू है वो आपकी चेंज हो जाएगी। उसी तरह से अगर आप किसी सरफेस पे पेंट कर देते हैं, ठीक है, तो भी आपकी हार्डनेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। चाहे भले ही आपका मान लीजिए कोई स्टील का प्लेट है, ओके, यू हैव ए स्टील प्लेट, ओके, एंड यू पेंट इट विद ए कलर, है ना, या आपने इसको पेंट कर दिया, पॉलिश कर दिया। सो बेसिकली क्या किया आपने, सरफेस को चेंज कर दिया। सो योर हार्डनेस वैल्यू विल डेफिनेटली चेंज इफ़ यू चेंज द सरफेस, ठीक है। और इसी के कारण क्या है कि हम कई बार सिर्फ हम इसलिए क्या करते हैं कि सिर्फ सरफेस पर कुछ इस तरह की चीज़ें कर देते हैं कि हमारी सरफेस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाए और जो अंदर का मटेरियल है वो हमारा सेम रहता है, ठीक है। और इस तरह की कई चीज़ें हम करते हैं अपनी कोटिंग करने के लिए। ओके, कोटिंग में कई बार किसी वेल्डिंग प्रोसेस के थ्रू या किसी और प्रोसेस के थ्रू एक हार्ड मटेरियल को हम दूसरे सॉफ्ट मटेरियल के ऊपर ऐसे स्टिक करा देते हैं, ठीक है। और वो स्टिक कराने से बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम सरफेस की जो प्रॉपर्टी है बेसिकली हार्डनेस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। इनसाइड मटेरियल आपका जो का तो है ना, मान लीजिए इनसाइड माइल्ड स्टील है जो कि एक डक्टाइल मटेरियल है, उसकी हार्डनेस बहुत अच्छी नहीं होती, ठीक है। अगर हम उसके ऊपर स्टेनलेस स्टील की ऐसे लेयर चढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली आवर हार्डनेस विल इम्प्रूव, ठीक है। और ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपकी होती है, जैसे स्ट्रेंथ हो गया, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था,
है ना। स्ट्रेंथ हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद डक्टिलिटी है, ओके, या ये हार्डनेस है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी कंबाइंड होके, है ना, किसी भी मटेरियल से जो आपने जो भी स्ट्रक्चर तैयार किया है, जो भी मशीनरी पार्ट बनाया है, सो सारी कंबाइन होके उस फंक्शन को फुलफिल करती हैं, ठीक है। मीन्स एक आपको कोई भी एक मशीन पार्ट का जो उसका फंक्शन है उसको फुलफिल करने के लिए आपको उसकी स्ट्रेंथ की स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, ओके, उसकी डक्टिलिटी की एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए और उसकी हार्डनेस की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, ओके। ऐसे नहीं कि आपके पास स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है उस मटेरियल के लिए, बट अगर हार्डनेस नहीं है सो ऑब्वियसली इट विल नॉट फंक्शन वेल, ओके। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस। और बेसिकली हार्डनेस जो हम निकालते हैं दो तरीके से ज़्यादा हम निकालते हैं, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हम इसको बोलते हैं मैक्रो, ओके, और दूसरे को हम बोलते हैं माइक्रो, ओके। मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो में भी हमारे पास दो तरह के स्केल अवेलेबल हैं। एक है आपका रॉकवेल, ये मेथड बोल सकते हैं आप इसको, एक रॉकवेल मेथड है और दूसरा है आपका ब्रीनल मेथड, ठीक है, रॉकवेल और ब्रीनल। सो ये दोनों मैक्रो की कैटेगरी में आते हैं। और जो सेकंड क्लासिफिकेशन है आपका माइक्रो, सो वहां पे हमारा आता है वीकर्स, ओके, वीकर हार्डनेस, राइट। सो इसका सेटअप अलग आता है और ये इसका सेटअप अलग आता है। दिस इज सेटअप फॉर ए रॉकवेल टेस्टिंग, राइट। और इसमें भी क्या होता है, फिर अलग अलग स्केल करके और जिस भी मटेरियल की हमें हार्डनेस निकालनी है सो उसकी हार्डनेस हम इस मशीन पे निकाल सकते हैं। फाइन। कुछ हार्डनेस वैल्यू कुछ मटेरियल्स के लिए मैं आपको यहाँ पे कोट कर सकता हूँ, जैसे कि मटेरियल है आपका स्टेनलेस स्टील, ओके। सो उसका जो रॉकवेल स्केल पर हार्डनेस की वैल्यू है 88, ठीक है। उसी के कंपैरिजन में अगर आप लोगे एल्यूमिनियम सो द वैल्यू इज ओनली 60, ठीक है। उसी तरह से टाइटेनियम के लिए वैल्यू इज 80, ओके। उसी तरह से अगर आप कुछ और मटेरियल जैसे डक्टाइल मटेरियल हैं आपके, कॉपर है ना, कॉपर में अगर आप देखोगे सो द वैल्यू इज ओनली 10, ठीक है। तो इसी पे डिपेंड करती है। आप अगर आप देखोगे कॉपर का प्लेट ले लो, उसी के कंपैरिजन में आप स्टेनलेस स्टील का प्लेट ले लो, दोनों पर अगर आप सिंपली कोई पिन लेके एक होल करने की कोशिश करो, ओके, सो कॉपर में तो हो सकता है वो पिन इंसर्ट हो जाए, बट इन स्टील इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि वो पिन आप इंसर्ट कर पाओ, बिकॉज स्टील हैज ए वेरी वेरी बेटर हार्डनेस वैल्यू देन कॉपर, राइट। सो दिस इज अबाउट द हार्डनेस वैल्यू. Now let's move to another term which is known as toughness. Okay, so toughness is another important property of material and it comes from the stress strain diagram we have already discussed, right? So simple stress strain diagram जो हमने देखा था, right? अभी इसकी शेप पे मत जाइए, मान लीजिए यही आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है. सो टफनेस को डिफाइन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है. इट इज एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. ओके, सो एक मेथड तो ये है इसको डिफाइन करने का. दूसरा मेथड हो सकता है इसका एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बिफोर फ्रैक्चर. ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर यानी फ्रैक्चर होने से पहले. ठीक है, किसी भी मटेरियल में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है, मैक्सिमम एनर्जी, उसी को बोलते हैं उसकी टफनेस. ठीक है, सो टफनेस इज अनदर इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर एनी इंजीनियरिंग मटेरियल और बेसिकली फॉर मेटल्स एंड all the composite materials and also for the ceramic materials. This is a very important value. Okay, जितना अच्छा टफनेस रहेगा समझ लीजिए आपका जो मटेरियल है वो फ्रैक्चर होने के चांसेस उसके उतने कम हो जाएंगे. ठीक है, और चूंकि ये एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ना, तो जितना बड़ा आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का ये कर्व होगा तो उतना बड़ा आपको एरिया मिलेगा. ठीक है, इसको मतलब इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. ओके, अब इसी से आप समझ सकते हो कि अगर हम कंपैरिजन करें फॉर द ब्रिटल मटेरियल एंड फॉर द डक्टाइल मटेरियल तो क्या अंतर आएगा. आप सिंपल इसको सोच सकते हो. चूंकि डक्टाइल मटेरियल के लिए एज यू नो दैट योर कर्व इज लाइक दिस. ओके,
basically it is a long curve, it go like this. Okay, let's suppose it is for a ductile material, right? And for a brittle material the curve is totally different from this one, and it is more or less like this. Okay, and here we have stress and here we have strain. Similarly stress and strain, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए हमने एक जो मेथड है डिफाइन करने का वो ये है कि इट इज़ द एरिया अंडर द कर्व। ठीक, अब एरिया अंडर द कर्व, अभी एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, सो यू कैन कंपेयर the area under this curve and area under this curve. There is a huge difference. Okay, area under this curve is very large than area under this curve. So that's why your brittle material do not have good value of toughness. Okay, your ductile material have a good value of toughness, and basically your ductility along with hardness, okay, play this role of having a good toughness value. ठीक है, मतलब डक्टिलिटी के साथ साथ थोड़ी सी हार्डनेस जो है मटेरियल की अच्छी अगर होगी तो उसकी जो टफनेस की वैल्यू है वो उतनी ही अच्छी होगी। दैट्स वाई जितने भी आपके ब्रिटल मटेरियल हैं, है ना, ब्रिटल मटेरियल में आपके पास हार्डनेस वैल्यू अच्छी होती है। ठीक है, जैसे आप ब्रिटल मटेरियल आपके पास क्या है, जैसे आपका ग्लास होता है ना, आपके पास टाइल्स होती हैं, सो उसमें हार्डनेस की वैल्यू बहुत अच्छी होती है ना, उसको आप कंपेयर कर सकते हो स्टील से, ओके, टाइटेनियम से, किसी भी मटेरियल से, आप किसी भी मेटल से बेसिकली इनकी हार्डनेस वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो। बट चूंकि इनकी क्या है, डक्टिलिटी बहुत बेकार है और एरिया अंडर द कर्व इज वेरी लेस। ठीक है, सो दैट्स वाई देयर टफनेस इज वेरी लेस। ठीक है, और टफनेस कम होने की वजह से क्या होता है, टफनेस कम होने की वजह से रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर जो है वो बहुत कम हो जाता है, और इम्पैक्ट लोडिंग में खास करके मटेरियल बहुत ही जल्दी फेल हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द ब्रिटल मटेरियल लाइक सिरामिक मटेरियल्स, कि जैसे ही आप उनको इम्पैक्ट लोडिंग में कहीं भी यूज करते थे तो जैसे ही जरा सा इम्पैक्ट लोड आया दे विल ब्रेक इनटू नंबर ऑफ पीसेस, राइट। बट ऑन द अदर हैंड यू हैव योर मेटल एंड alloy group which is highly ductile and which has means you can say average hardness value, but it have a good value of toughness, and that's why they are means enormously used in various structural application। ठीक है, जैसे आप स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन देखें ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, स्टील ही आपको हर जगह दिखाई देता है, क्योंकि उसमें डक्टिलिटी अच्छी है, एंड ड्यू टू दैट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म टू इनटू एनी शेप एंड साइज वेरी इजीली, एंड आल्सो इट हैव ए गुड वैल्यू ऑफ टफनेस, and because it have a good value of toughness, so its resistance to fracture will be good। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि वो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है इन कंपैरिजन टू योर सिरामिक मटेरियल्स, जो कि ट्रेडिशनल सिरामिक मटेरियल्स हैं। ठीक, सो ये वैल्यू होगी आपकी टफनेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, वो है आपका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, ओके, और ये इम्पैक्ट स्ट्रेंथ का समझ लीजिए डायरेक्ट रिलेशन है आपका टफनेस से, क्योंकि टफनेस को हमने बोला कि एरिया अंडर द कर्व स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ठीक है, बट उसको एक दूसरे वे में जो हमने डिफाइन किया था कि एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर। ठीक है, सो in that way, so we can also calculate the value of toughness through this simple test which is known as impact test। ठीक है, और impact test आप कैसे करते हो, impact testing। ठीक है, और इसको बेसिकली हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक इसमें आता है आपका आइजोड मेथड। ठीक है, आइजोड मेथड, और दूसरा मेथड इसमें आता है आपका 4P। ठीक है, और बेसिकली इन दोनों मेथड्स में क्या होता है कि इसका जो मशीन सेटअप है ना, वो कुछ इस तरह से वर्टिकल मशीन होती है। ओके, और एक हैमर बेसिकली इंस्टॉल होता है, यहाँ पे मान लीजिए एक हैमर इंस्टॉल है।
राइट। और जो हमारा जो भी हमारा मटेरियल है, ठीक है, सो वो एक ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का वर्क पीस हम लेते हैं, ओके, और उसमें यहाँ पे एक नोच प्रोवाइड करते हैं, नोच, ठीक है। नोच बेसिकली मतलब क्या है कि एक ग्रूव हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और इस स्पेसिमेन को, ये हमारा क्या अब स्पेसिमेन बन गया, ठीक है। इस स्पेसिमेन को हम यहाँ पे कहीं पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हैमर हम यहाँ से रिलीज करेंगे, ओके, सो इट विल गो एंड स्ट्राइक एट दिस वर्क पीस, ठीक है। तो जैसे ही जाके ये इस वर्क पीस पे स्ट्राइक करेगा, है ना, इट विल ब्रेक डेफिनेटली, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने में कितनी एनर्जी हमें कितनी एनर्जी हमारी यूटिलाइज हुई, सो दैट कैन बी दैट वैल्यू कैन बी रीड फ्रॉम द गिवन स्केल, ठीक है। यहाँ पे ऐसे स्केल डायल लगा होता है, तो वहाँ से हमें एनर्जी की वैल्यू मिल जाती है कि इस मटेरियल को ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। बेसिक डिफरेंस सिर्फ आइजोड और 4P में ये है कि जो आइजोड मेथड होता है तो वहाँ पे जो हमारा वर्क पीस है दैट विल बी इन वर्टिकल, ओके, उसको हम एक वर्टिकल फॉर्म में रखते हैं यहाँ पे, और जो 4P मेथड है उसको एक कैंटिलीवर या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मशीन में हम रखते हैं, सिर्फ इतना अंतर है। दूसरा अंतर इसमें एंगल का आता है, ठीक है। एक में 90 डिग्री एंगल देते हैं और एक में कुछ 135, ओके, इतना एंगल हम देते हैं, राइट। सो इस तरह से जो यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करके लाते हैं, तो यहाँ से भी हमें जो वैल्यू लास्टली मिलती है वो हमें टफनेस की वैल्यू मिलती है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टफनेस थ्रू दिस इम्पैक्ट टेस्ट बाय यूजिंग आइजोड और 4P मेथड, ओके। उसके बाद दूसरी जो वैल्यू है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो है हमारी रेजिलियंस। रेजिलियंस और टफनेस में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, बट चूंकि सिलेबस का पार्ट है तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि रेजिलियंस क्या होता है। तो टफनेस में जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमने देखा था, ओके, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। और अगर हम इसको सिंपली बात करें फॉर ए डक्टाइल मटेरियल तो इट इज लाइक दिस, ठीक है। अब चलिए जैसे ही बना, मान लीजिए यही सही है, ठीक, वैसे इतना गलत भी नहीं बना है, जस्ट ये यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हुआ है, चलिए ठीक ही कर लेते हैं इसको। ये ठीक है, पहले क्या है कि प्रोपोर्शनल लिमिट रहेगी, है ना, उसके बाद थोड़ा सा इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है, उसके बाद जाएगा अपना अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ और लास्ट में फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। ये काफ़ी बेहतर बना है। सो ये आपका इस स्ट्रेन डायग्राम हो गया फॉर ए डक्टाइल मटेरियल, राइट। अब हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि भाई इसका जो एरिया अंडर कर्व है, ठीक है, अप टू दिस पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा है आपका, फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है। तो फ्रैक्चर पॉइंट तक एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, टफनेस, राइट। अब उसी में एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हो कि अगर हम एरिया अंडर द कर्व ले रहे हैं अप टू दिस पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक लिमिट का पॉइंट ये है, तो इलास्टिक लिमिट तक अगर हम एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करते हैं, सो दैट विल गिव यू अनदर प्रॉपर्टी विच इज नोन एज रेजिलियंस, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी भी कहीं जगह यूज होती है ना, कि ये भी आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है, कि किसी भी मटेरियल को आप इलास्टिक लिमिट तक डिफॉर्म करने में वो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसी को हम बोल सकते हैं रेजिलियंस, ठीक है। इसको हम एनर्जी की फॉर्म में ही इसका बेसिकली वैल्यू भी दी जाती है। और उसी तरह से टफनेस की वैल्यू भी कि एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू फ्रैक्चर, ओके, कि ये पूरा उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का पूरा साइकिल और इट इज़ गोइंग अप टू फ्रैक्चर, तो जितनी भी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है दैट इज़ द टफनेस ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। सो ये टफनेस और रेजिलियंस की वैल्यू हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम अल्टीमेट टेंजाइल टेस्टिंग मशीन के थ्रू भी ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर हम इसको इम्पैक्ट टेस्टिंग के थ्रू भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट टेस्टिंग के थ्रू भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। दोनों हमारे पास मेथड अवेलेबल हैं फॉर द वैल्यू ऑफ टफनेस एंड रेजिलियंस।
ओके और दोनों बहुत ही, और टफनेस मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एज कम्पेयर टू रेजिलियंस, ओके, बिकॉज इट गिव यू द डायरेक्ट रिलेशन विद द रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर. ठीक है. So this is all about this lecture number 7, and in next lecture we will discuss few more important properties. Thanks for watching.